एक बच्चा है 8-10 साल का, प्लेग्राउंड में गया है, गिर गया है, मुंह के बल गिर गया है, दांत निकल गया, हाथ के अंदर दांत आ गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो स्कूलों में भी बताई जानी चाहिए सबको, कि जब आपका दाँत ऐसे नॉकआउट हो जाता है, उसको हम अबल्शन बोलते हैं। वो दाँत निकल गया है, उस दाँत को उसकी जड़ से यानी रूट से कभी नहीं होल्ड करना है। उसको उसके जो क्राउन विज़िबल पोर्शन है उससे होल्ड करके उसको लेकर आप सीधे डेंटिस्ट के पास जितनी जल्दी हो सके जाएँ, क्योंकि वो दाँत वापस से रीइम्प्लांट हो जाता है। कई बार जब पेशेंट आके पूछते डॉक्टर साहब ये वाला टूथपेस्ट बाजार में आया, ये ले लें, इससे हाँ, अच्छा होगा। हाँ, ये तो बट आपके ये पास जो के जितनी भी तरीके की इस तरीके के टूथपेस्ट हैं, एब्रेसिव टूथपेस्ट होते हैं। एब्रेसिव होते हैं कि जो दानेदार होते हैं या जिनमें ये कहा जाता है कि इनमें नमक है, इनके अंदर चारकोल है, इनके अंदर ये, उससे दांतों की जो हमारी ऊपरी परत है इनेमल, उसको नुकसान पहुंचता है ना। तो हमें जो टूथपेस्ट है वो हमेशा एक सादा नॉन कलर्ड टूथपेस्ट प्रेफर करना चाहिए यूज करने के लिए। और टूथपेस्ट बेसिकली क्या होता है कि फोम डेवलप करता है, तो उससे हमें फ्रेशनेस फील होती है। मेन जो काम होता है वो तो ब्रशिंग से होता है। एक कुछ ऐसे विज्ञापनों में ये भी आता है कि ये जो टूथब्रश है ये एसोसिएशन से प्रमाणित है। मतलब ये वो दे देते हैं। एसोसिएशन कभी भी किसी चीज को ऐसे प्रमाणित नहीं करती है, क्योंकि ये आप एक बहुत बड़ी बात कंज्यूमर, बता रहे हैं। हाँ, ये एक कंज्यूमर या बोल सकते हैं कॉपीराइट टाइप की चीज होती है कि किसी को हम एसोसिएशन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का ऐड नहीं कर सकती, मार्केटिंग नहीं कर सकती उसको, कि इस तरीके का उनके जो बाय लॉज हैं उसमें ये है कि आपको इस कंडीशन में मीडियम टूथब्रश यूज करना है जिसके ब्रिसल्स इस तरीके के होंगे, इस कंडीशन में आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है, या आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश की जरूरत किस कंडीशन में पड़ेगी। दीज आर द गाइडलाइंस एक्चुअली टूथब्रश के लिए। नमस्कार, कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर अपने स्टूडियो में हैं और हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा सोनी जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यू। इस मंच पे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर अनुपमा सोनी डेंटिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। साथ ही आप मिसेज़ एशिया इंटरनेशनल रह चुकी हैं। इसके अलावा आपकी अपनी बहुत सारी खूबियाँ हैं, आप सोशल वर्क से जुड़ी हुई हैं। एज़ ए चिकित्सक के अलावा भी आप बहुत कॉज़ लेकर राजस्थान में वर्क कर रही हैं। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपकी जर्नी से ही शुरू करूँगी। एक डेंटिस्ट से आपने अपनी जर्नी शुरू की, उसके बाद एक आप ब्यूटी पेजेंट में आई, फिर आप सोशल कॉज़ से अभी जुड़ी हुई हैं। एक तो जर्नी कैसी रही है और इस दौरान आपको किन-किन चुनौतियों को फेस करना पड़ा है? जर्नी जो है बहुत, वैसे कहूँगी तो मज़ेदार भी है, अप्स एंड डाउन्स भी हैं, बहुत सारी फेजेस लाइफ के देखे, चैलेंजेस लिए, और तो एक कह सकते हैं कि एक मिक्स जर्नी जो होनी चाहिए वो है। अ, बचपन में जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो स्कूल में मिसेस टेंथ, मिसेस हुँ, स्कूल का जब मैंने खिताब जीता था, तो वहाँ से मन में ये चीज़ बहुत गहरे में चली गई थी कि भई कभी कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो, क्योंकि मुझे लगता है कि सब हर किसी का एक ड्रीम तो होता ही जी, है कि जी। हम ये बनना चाहते हैं, या कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें इंस्पायर करती है लाइफ़ लॉन्ग कि हमें ऐसा किसी दिन इस मंच पे जाना है। हुँ, और वो जो सपना होता है, वो जो ड्रीम होता है, वही हमें शायद अपने लक्ष्य तक पहुँचाता है, लेकिन एक जुनून, एक जज़्बा होना चाहिए उसको पूरा करने का। तो मैं कोटा से बिलॉन्ग करती हूँ। एक साधारण से मतलब बिज़नेस फैमिली, कंज़र्वेटिव बिज़नेस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। वहाँ पर बचपन में जब मैं हम लोगों के टाइम तो शायद दूरदर्शन ही आता था, तो वो हुँ, चैनल्स वग़ैरह देखे थे। तो डांस, पेजेंट जब देखते थे तो काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगता था कि जाना है। उसके बाद स्कूल में मिस स्कूल का जब मैंने खिताब जीता था, तब मन में बहुत लगा कि मुझे आगे किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है। पर उस समय सोसाइटी में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता था, और इतना स्कोप नहीं था कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, आपको नहीं हुँ। पता था कि किस चैनल के थ्रू आपको जाना है। क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ही ये सब चीज़ें पहले होती पहले थी। होती और अब थोड़ा-सा चेंज आया है पर अब तो हुँ, काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि इतनी पुरानी बात हो गई, अब तो हर सिटी में पेजेंट्स होने लग गए हैं, मतलब अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है चीज़ों को लेकर। जी। तो पेजेंट जर्नी मेरी स्कूल से ही स्टार्ट हो गई थी।
लेकिन मुझे ये था कि मुझे एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन लेनी है जिससे कि मैं खुद के लिए खुद को एक पैरों पे भी अपना खड़ा कर पाऊँ और पेरेंट्स का भी सपना था कि भई मेडिकल फ़ील्ड में मुझे अपना एक हुँ। मुकाम हासिल करना है। तो प्री मेडिकल टेस्ट में अपीयर होने के बाद जब सिलेक्शन हो गया था तो एसएमएस से ही मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में मेरा प्रवेश लिया था मैंने और यहाँ से बीडीएस कंप्लीट करने के बाद मैंने मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी जो है वो डीवाई पाटिल डेंटल कॉलेज नवी मुंबई से मैंने अपना फिनिश किया। उसके बाद में एडमिशन के तौर पे मैंने डेंटल कॉलेज जॉइन किया। वहाँ पे मैंने 7 साल वर्क किया। उसके बाद मैं एज़ ए प्रोफ़ेसर प्रमोट हो गई थी। फिर मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली और इसी बीच में 2018 में जब मेरे 2 बच्चे हो गए थे, तो मेरे बेटे ने मुझे मिसेस इंडिया के तब कुछ वो ऑडिशन चल रहे ऑडिशंस थे। चल रहे थे हुँ, और ऐसे ही मैंने घर पे बात करी कि मिसेस इंडिया के ऑडिशन चल रहे हैं। हुँ, तो बच्चों को हम अक्सर अपने बचपन की चीज़ें, अपनी जर्नी के बारे में हुँ। बताते रहते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ था कि कैसे मैं स्कूल रही, फिर मैं कॉलेज में मिस फ्रेशर्स बनी थी। तो बेटे ने मुझे बोला कि मम्मी आप इसमें पार्टिसिपेट करें। हालाँकि मैं उस टाइम बिल्कुल मेरा माइंडसेट नहीं था कि मैं इस जर्नी में जाऊँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के ब्यूटी पेजेंट में जाने के लिए आपको एक अलग तरीके की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग होना हाँ, चाहिए, एक अपनी आपका धारणा भी रहती है हाँ, कि प्रॉपर ऐसा तो ट्रेनिंग होना ही होनी चाहिए चाहिए, प्रॉपर। ऐसा चलना है, हुँ। फिटनेस आपकी इन साँचे में होनी चाहिए। और आप कभी इस तरफ आप कभी मैं गए नहीं। हाँ, हाँ। मैं हुँ। जब से मेडिकल फ़ील्ड में आई हूँ, उसके बाद शादी और बच्चे, मैंने कभी इस फ़ील्ड में कभी कोई फ़ैशन शो में भी इन जनरल पार्टिसिपेट नहीं पार्टिसिपेट किया। नहीं किया। तो उसके कहने से मैंने फॉर्म फिल किया और फिर जो पेजेंट था उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी। स्टार्टिंग की प्रिपरेशन मेरी थी, उसमें टैलेंट राउंड वगैरह था, तो मैं एक चरी और भवई डांस करती हूँ। हुँ। उसको लेकर मैंने अपनी तैयारी करी, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर अपनी तैयारी करी। तो मिसेस इंडिया का जो स्टेट पेजेंट था राजस्थान का, मिसेस इंडिया राजस्थान, वो मैंने विन कर लिया। हुँ। उसको विन करने के बाद में मुझे नेशनल लेवल पे रिप्रेज़ेंट करना था स्टेट को, तब मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग ली और जो भी डिफ़रेंट तरीके की ट्रेनिंग थी, चाहे वो वॉक से रिलेटेड है, फ़िटनेस से रिलेटेड है, पब्लिक स्पीकिंग से, हुँ, हुँ। ड्रेसिंग सेंस से, मेकअप से, तो मैंने अलग-अलग लोगों से इसकी ट्रेनिंग ली, उसके लिए मैंने मेहनत करी। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे जाते हैं, जब किसी लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो हमें तो उसमें अपना 100% एफ़र्ट तो दे देना ही देना चाहिए। पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप बिल्कुल अलग हट के फिर आपने इस क्षेत्र को चुना। ये अपने आप में एक चुनौती वाला वर्क ये है। चुनौती इसलिए भी रहा क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड कभी ना तो बैकग्राउंड कभी नहीं देखा, ना रहा। हम कभी हुँ। इस बैकग्राउंड में कभी किसी से मिले, कोई ऐसी नेटवर्किंग भी नहीं थी, कोई कनेक्शन भी नहीं था कि इस बैकग्राउंड में कभी उठना-बैठना, हुँ। आना-जाना भी रहा हो। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड था। एक ग्लैमर वर्ल्ड हो गया, एक मेडिकल वर्ल्ड हो गया, जहाँ पे आपके पास किताबें हैं, पढ़ना है, जहाँ पे आपकी एक अलग लाइफ़ है। हुँ। सिर्फ़ पढ़ने से लेके, क्योंकि इतने साल, आप 5 साल और 3 साल जब आप पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं, तो सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा आपने और कुछ चीज़ें देखी हुँ, नहीं है। हुँ। और मेडिकल की पढ़ाई तो पूरा समय बहुत लेती टफ है। होती है, काफ़ी उसमें टाइम भी देना पड़ता उसमें है। पूरा समय देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप और कोई हॉबी साथ में परस्यू कर पाएँ हुँ। उसके। तो वो बिल्कुल डिफ़रेंट था, लेकिन बच्ची भी छोटी थी, मेरी 2 साल की बेटी थी, उसके साथ में इन सब चीज़ों को फ़ेस करना एक बहुत चैलेंजिंग था कि मैं उस टाइम बच्चों को भी थोड़ा-सा कह सकते हैं कि अवहेलना तो हुई है, क्योंकि मैं हुँ। अगर किसी चीज़ को टाइम दे रही हूँ, तो तो कुछ चीज़ पीछे हाँ, छूट मैं रही है। हुँ। कुछ चीज़ पीछे छूट रही, लेकिन मुझे मेरे बच्चों का जो सपोर्ट था ना, हुँ। उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल थी कि मम्मी को तो कैसे भी ये करना है। हुँ। तो उनका जो एक साइलेंट कह सकते हैं, बहुत सपोर्ट मेरे को मिला। उनकी इच्छा की वजह से, उनके एनकरेजमेंट की, प्रोत्साहन की वजह से मैं शायद ये चीज़ कर पाई हूँ। जी, जी। क्योंकि बिना पारिवारिक सपोर्ट के आफ्टर मैरिज ये चीज़ें इतनी ये आसान नहीं फैमिली रहती सपोर्ट हैं। बहुत बड़े मायने रखता है, ख़ासकर एक महिला के ग्रोथ के अंदर। बिल्कुल। और हुँ। ऐसा भी होता है ना, कई बार हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हुँ। परिवार सपोर्ट नहीं करेगा। हुँ। पर मैंने देखा है कि पहले हमें अपना मनस बनाना पड़ेगा। मानसिक रूप से खुद को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि परिवार आपको ज़रूर सपोर्ट करता है। जी। क्योंकि परिवार जानता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। तो वो हमेशा आपको एनकरेज करेगा, उस प्रोत्साहन से ही आपको शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की, स्पेशली आपके बच्चों से।
जो पॉजिटिव वाइब्स बच्चे देते ना तो बहुत ताकत मिलती है। फिर मिसेस इंडिया में बहुत टफ कंपटीशन था, मतलब मुझे तो एक बार को लगा कि हम कहाँ आ गए। इतनी स्मार्ट लेडीज़ हैं, हर फील्ड की लेडीज़ पैन इंडिया से, इनफैक्ट बाहर आउट ऑफ इंडिया से भी जो एनआरआईज़ हैं वो आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो काफ़ी टफ कंपटीशन था, 7 डेज़ का कंपटीशन था जिसमें बहुत सारे राउंड्स थे कि अपना टैलेंट राउंड हो गया, कुकिंग राउंड हो गया, योगा राउंड हो गया और अपना पब्लिक स्पीकिंग राउंड हो गया है। बहुत सारी उसमें डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होते थे। आपको हर राउंड पे मन में बड़ी घबराहट होती थी कि ये कैसे होगा, कैसे होगा। पर मुझे लगता है कि जब आपकी डेस्टिनी भी होती है, किस्मत भी साथ देती है, आपकी मेहनत भी होती है, तो सब तो सारी चीज़ें चीज़ आपके सपोर्ट पॉज़िटिव, में आती हाँ, हैं। पॉज़िटिव वे लेके तो जाती हैं। मिसेज़ इंडिया का क्राउन विन करना एक बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट, पर्सनल अचीवमेंट रहा है, क्योंकि राजस्थान से नेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम ये ऑथेंटिक क्राउन आया था मिस और मिसेज़ किसी भी कैटेगरी में। हुँ, फिर मिसेज़ एशिया इंटरनेशनल की जर्नी बहुत अलग थी। वहाँ पे जब मैं गई तो मन में ये था कि क्राउन जीते या नहीं जीते, लेकिन जो गेन हम इस जर्नी में कर रहे हैं, जो मैंने इस जर्नी में सीखा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आपको कभी एक चीज़ का लॉस नहीं होता है कि आपने क्राउन नहीं जीता तो चलो आपने कुछ नहीं किया। आप इतना सीखते हो, आप इतना कुछ एक्सपीरियंस करते हो, वो एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। मिसेज़ एशिया और की वो जर्नी हमेशा में आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही है, सिखाता देता ही ही है। रहता है। नया हम सीखते हैं, हुँ। लोग हमसे सीखते हैं। तो जर्नी इटसेल्फ एन्जॉय नहीं, करना आप खुद में भी बहुत बहुत ज़रूरी है। बदलाव देखती होंगी, उस बिल्कुल, दौरान से अब आपके अंदर जो चेंज बहुत आया है। चेंजेज़ आए हैं। जब मैं वहाँ पे महिलाओं से मिली थी जो डिफरेंट एशिया के डिफरेंट हुँ, कंट्रीज़ से वो वहाँ आई थी, अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व करने। तो अ, अधिकतर उनमें से माएँ थी। हुँ, तो सब माँओं का जो कंसर्न होता है बच्चों से लेकर, सबके डिस्कशन वो होते हैं, चाहे भाषा किसी की कुछ भी हो, हुँ, पर मन और कंसर्न एक माँ का जो होता है, एक पत्नी का जो होता है, एक लेडी का जो होता है, वो सिमिलर होता है सभी के अंदर। वहाँ हमने बहुत अच्छे से अपनी संस्कृति को आदान-प्रदान किया, वहाँ की संस्कृति को समझा, थाईलैंड की संस्कृति को समझा, अपना जो ये है टैलेंट राउंड में 2018 ये 18 2018 की बात है हुँ, नवंबर की। हुँ, हुँ, वहाँ जब चरी डांस और भवई मैंने प्रेज़ेंट किया तो वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बहुत उस चीज़ को प्रेज़ किया गया कि कोई सर पे ऐसे आग जला के कीलों और काँचों पे डांस कर सकता है। उनके लिए तो ये बहुत थ्रिलिंग था हुँ, एक्चुअली। हुँ। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मन में ये था कि जीते ना जीते लोगों के दिलों में जगह बना ली है, लोगों को भारत देश का नाम पता चल गया है, तो अब रिज़ल्ट कुछ भी हो। पर जब रिज़ल्ट पॉज़िटिव रहा तो मन में बहुत खुशी हुई कि हमने देश के लिए, अपने शहर के लिए, राज्य के लिए कुछ किया है। और राजस्थान सरकार ने उसके बाद में आने आप के हाँ, बाद में सोशल कॉज़ की तरफ बढ़े हाँ, फिर आप। मुझे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान का बनाया। हुँ, हुँ। उसके 1 साल पहले मुझे गुडविल एम्बेसडर रोड सेफ्टी का बनाया था राजस्थान सरकार की तरफ से। तो अ, मैंने काफ़ी कुछ इस जर्नी में सीखा और मतलब एक ऑनगोइंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ़ का, लाइफ़ टाइम हुँ। एक्सपीरियंस, वो मेरा अभी भी चल ही रहा है इस जर्नी के थ्रू माध्यम से। तो इस वाला जो आपका ये जो अभियान रहे हैं, वो आपको कितना लगता है क्या चेंज आया है ख़ासकर राजस्थान के अंदर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? राजस्थान में जो शिक्षा का स्तर रहा है हुँ, शुरू से कि हम देखते हैं लिटरेसी रेट जो है, अगर हम पैन इंडिया कंपेयर करें तो राजस्थान का काफ़ी नीचे नंबर आता है उसके हुँ, अंदर। हुँ, पर ये जो प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब से स्टार्ट हुआ है तो राजस्थान में बहुत ऊपर ग्रोथ हुई है इस फील्ड में। बेटियों के जन्म की जो मृत्यु दर है एक तो वो हुँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। हुँ, ये मृत्यु दर जो है 88 तक चली गई थी 100 के कंपैरिज़न में। हुँ, अब वो ऑलमोस्ट 90, 95 या ऑलमोस्ट इक्वल तक वो पहुँच रही है। हुँ। तो उसी तरीके से जो पढ़ाई का स्तर है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, दहेज का एक मुद्दा रहता है बेटियों को लेकर और बेटियों को पीरियड्स के टाइम में टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक बेसिक मुद्दे बच्चियों के रहते हैं। तो सरकार इन चीज़ों के जो समाधान हैं, वो बहुत ज़मीनी स्तर से रूरल एरियाज़ में अब कर रही है। तो नहीं, शिक चेंज र काफ़ी आया है, पहले बहुत से जहाँ बहुत चेंज चेंज आया आया है। है और राजस्थान सरकार की जो शिक्षा सेतु योजना है, हुँ, हुँ। उससे ड्रॉप आउट बच्चियों को वापस स्कूल तक जो जोड़ रहे हैं, उससे बहुत
ट्रेमेंडस बदलाव है बच्चों की शिक्षा में। और जब से सैनिटरी नैपकिन वितरण की व्यवस्था और पिंक टॉयलेट्स और ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं हुँ। और बच्चियों के लिए जैसे नहीं, छोटे-छोटे कस्बों में, गाँव में हाँ, इनमें चेंज दिख रहा है अब चेंज पहले की। बिल्कुल। और महाविद्यालय जो हैं वो बहुत अप्रोच में अब बन गए हैं लड़कियों के हुँ। लिए अलग से। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो राजस्थान भी अब बच्चियों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ऊपर आ चुका है। जी। तो अभी अब हम अपनी बात को थोड़ा-सा चेंज करते हुए ओरल हेल्थ के ऊपर जाते हैं। जी। आज का जो मार्केट है ओरल हेल्थ केयर का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत सारी नई चीज़ें उसमें जुड़ रही हैं। हुँ। तो एज़ ए कंज़्यूमर एक तो हम किस तरीके से इन चीज़ों को चुनें? अगर हम कुछ हेल्थ सेवा लेना चाहते हैं, डेंटिस्ट अगर हुँ। हम चुनना चाहते हैं, तो वो कैसे चुनें? दूसरा कोई प्रोडक्ट हम किस तरीके से खरीदें? देखिए प्रोडक्ट को लेकर मैं बोलूँगी क्योंकि ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, हुँ। ठीक है? आप एक टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं, मुझे लगता है कि जितने भी अगर हम बात करें 150 करोड़ लोग हैं, तो टूथपेस्ट तो हर कोई यूज़ करता है, तो जी। जो सबसे ज़्यादा सेल होता है वो टूथपेस्ट होता हुँ। है ना? ये तो बेसिक नीड है। साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बेसिक नीड है। तो अब टूथपेस्ट जब इतना ज़्यादा सेल आउट होगा तो उसकी मार्केटिंग भी उसी तरीके से होगी कि हुँ। कभी टूथपेस्ट में नमक आ जाता है, कभी मैं टूथपेस्ट में वही हील आ बोल रही हूँ जाती मतलब है। इस तरह का विज्ञापन हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या चुनें? अभी इन दिनों एक कुछ उसमें कलर मिला रहे हैं जैसे नील टाइप की आप व्हाइट हुँ, हुँ। व्हाइट दाँतों को व्हाइट करने के लिए जैसे जी, कपड़ों को व्हाइट करने के लिए चारकोल आ जाता है, किसी चारकोल में आए। नीला हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि कुछ नया-नया आपको उसके अंदर ऐड करना है ताकि हुँ, लोग उसको खरीदें। हुँ। पर मुझे लगता है कई कई बार जब पेशेंट आके पूछते हैं डॉक्टर साहब ये वाला टूथपेस्ट बाज़ार में आया है, ये ले लें इससे हाँ, अच्छा होगा। हाँ, ये तो पर आपके ये पास जो के जितनी भी तरीके की इस तरीके के टूथपेस्ट हैं, एब्रेसिव टूथपेस्ट होते हैं। एब्रेसिव होते हैं कि जो दानेदार होते हैं या जिनमें हुँ, ये कहा जाता है कि इनमें नमक है, इनके अंदर चारकोल है, इनके अंदर ये उससे दाँतों की जो हमारी ऊपरी परत है इनेमल उसको नुकसान पहुँचता हुँ, है ना? तो हमें जो टूथपेस्ट है वो हमेशा एक सादा नॉन कलर्ड टूथपेस्ट प्रेफ़र करना चाहिए यूज़ करने के लिए। हुँ, और टूथपेस्ट बेसिकली क्या होता है कि एक फ़ोम डेवलप करता है तो उससे हमें फ्रेशनेस फ़ील होती है। मेन हुँ, जो काम होता है वो तो ब्रशिंग से होता है, कि हुँ, ब्रशिंग से हम अपना जो भी फूड लॉज़मेंट है, प्लैक जो जम रहा है, जो अपनी इनेमल के ऊपर एक पतली-सी लेयर खाने की जम जाती है जिसे हम हुँ। प्लैक बोलते हैं। तो वो जो प्लैक जम रहा है उसको रिमूव करने के लिए हमें टूथ ब्रशिंग की अ, ज़रूरत होती है। तो ये तो एक माध्यम होता है टूथब्रशिंग के साथ में हम यूज़ करते हैं पेस्ट को। हुँ, हुँ। तो पेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप कौन-सा करें, हाँ, लेकिन अगर हम ये इस तरीके के पेस्ट जो अलग से बन के आ रहे हैं, वो हमें नहीं यूज़ जो करने अट्रैक्ट चाहिए। करते हैं ख़ास तौर हाँ, पे वो लोगों हमें को। नहीं यूज़ करने चाहिए। जहाँ आपने डेंटिस्ट को चूज़ करने की बात की तो हुँ, क्वेकरी भी बहुत ज़्यादा हुँ, डेंटिस्ट्री में आ गई है कि लोगों ने अ, ऐसे मतलब क्वेकरी तो आपको शायद दिख जाएगी, रोड पे भी डेंचर बन रहे हैं, दाँत निकाल रहे हैं या कुछ ऐसे। तो हमेशा डॉक्टर की एक ऑथेंटिक डिग्री रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हम हुँ। लोगों को एक प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा आप देखे होता हैं ना है, वो उसको देखें, दें? उनकी जो डिग्री है वो भी देखें। और उसमें आप चाहें तो आप वेबसाइट पे जाके डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की वहाँ पे आप डॉक्टर का नाम भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हीं से अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एक कुछ ऐसे विज्ञापनों में ये भी आता है कि ये जो टूथब्रश है ये एसोसिएशन से प्रमाणित है। हुँ। मतलब ये वो दे देते हैं। एसोसिएशन कभी भी किसी चीज़ को ऐसे प्रमाणित नहीं करती है क्योंकि ये ये आप एक बहुत बड़ी बात कंज़्यूमर बता रहे हैं। हाँ, हाँ, ये एक कंज़्यूमर या बोल सकते हैं कॉपीराइट टाइप की चीज़ होती है कि किसी को हम एसोसिएशन किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का ऐड नहीं कर सकती, हुँ, मार्केटिंग नहीं कर सकती हुँ, हुँ, उसको हुँ, कि इस तरीके का उनके जो बाय-लॉज़ हैं उसमें ये है कि आपको इस कंडीशन में मीडियम टूथब्रश यूज़ करना है जिसके हुँ, ब्रिसल्स इस तरीके के होंगे, इस कंडीशन में आपको सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है या आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश की ज़रूरत किस कंडीशन में पड़ेगी। हुँ, दीज़ आर द गाइडलाइंस एक्चुअली हुँ। टूथब्रश के लिए कि तो इस ये तो एक तरीके के पूरी तरह ब्रिसल्स की होते हैं। भ्रामकता है मतलब येस, बड़े-बड़े ब्रांड्स इस येस। चीज़ का यूज़ ले और रहे हैं। शायद इन इन ब्रांड्स के ऊपर कई बार मुझे लगता है कि उल्लंघन भी उनके ऊपर लीगल कुछ एक्शंस भी हुए एक्शंस हैं। हुए हैं हुँ, जिन लोगों ने भी इस तरीके के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स दा पेश किए दावे हैं किए, हाँ। हाँ, वो गलत है।
जो विज्ञापन है उनमें आप इस तरीके की भ्रामक चीज़ों को नहीं प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत होता है और क्योंकि आप जो जनता है वो आपको देख रही है, टीवी को एक सोशल मीडिया को देखकर एक अपना व्यू पॉइंट बनाती है कि ये ऐड में आ रहा है। तो अब एडवर्टाइज़मेंट हमें क्या इसलिए होता है? वो नहीं, इसीलिए होता है इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तो ये प्रमोट कर रहे चीज़ हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसमें बोला है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया दैट इज़ कमर्शियल स्पीच, हुँ, है ना? वो स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। हुँ, मीडिया अभिव्यक्ति की आज़ादी हो सकता है, पर जो सोशल मीडिया है, वो एक कमर्शियल स्पीच है। कमर्शियल यूज़ हो भी रहा है उसका। हाँ, क्योंकि वो उससे अर्न कर रहे हैं ना। हुँ। ये उनका एक माध्यम है अर्न करने का। जैसे मैं एक डेंटिस्ट हूँ, आप एक अदर किसी और फ़ील्ड में काम करते हैं, वैसे वो उनका एक फ़ील्ड है, जी। जिससे वो अर्न करते हैं। हुँ। तो कोलैबोरेशन से कर रहे हैं, पैसे लेके कर रहे हैं, तो वो अपने चीज़ को उस ज़्यादातर तरीके से लोग तो देखा समझ जाए। ही नहीं पाते हैं अगर वो किसी ये फैन का अवेयरनेस हाँ, बहुत ये ज़रूरी है। अवेयरनेस हाँ, बहुत जी, ज़रूरी है। बिल्कुल। ये कभी आपने एक टूथब्रश की बात करें तो इन हुँ। दिनों इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ रहे पावर हैं। टूथब्रशेज़ हाँ, जो पावर मार्केट में आ रहे हैं। तो पावर टूथब्रशेज़ मेनली तो पहले इसलिए लॉन्च किए गए थे कि कई लोग जो होते हैं वो अपने पीछे की साइड में जहाँ पे हमारे विज़डम टीथ हैं, उस एरिया को वो कवर नहीं कर पाते हैं या वो क्लीन नहीं कर पाते हैं या कई लोग बीमार होते हैं जिनके लिए ईज़ी नहीं होता है खुद से टूथब्रशिंग करना अच्छे से स्किलफुली, तो उनके लिए पावर टूथब्रश से आप उनको करा सकते हैं ब्रशिंग वगैरह। पर पावर पर अब टूथब्रश तो इज़ हर कोई खरीद इक्वली रहा हाँ, एफिशिएंट मैनुअल टूथब्रशिंग से। मतलब ओके। इसमें ये नहीं है कि बेटर कौन-सा है। हुँ, दोनों इक्वली एफिशिएंट है। आपको इफ यू नो द राइट टूथब्रशिंग टेक्निक अच्छे से पता है कि हमें टूथब्रशिंग कैसे करनी है, हुँ। तो दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं होता है ना? तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्ली सारी सरफेसेस को टीथ की कवर कर रहे हैं, अपने ब्रशिंग को 2 से 5 मिनट का प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और सारी लेयर्स को क्लीन कर रहे हैं टीथ की। एक अगर हम देखें तो क्वालिटी लाइफ़ के लिए हुँ, हुँ। ओरल हाइजीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए कि बोलते हैं ना मुँह हमारा दर्पण होता है, हुँ, मुख हमारा दर्पण होता है, हुँ, हमारा मतलब रिफ्लेक्शन होता है हमारी पूरी पर्सनैलिटी का, कि कोई व्यक्ति जब मुँह खोलता है उसके टीथ सबसे पहले दिखेंगे और उसके टीथ की कंडीशंस ये कंडीशन को बताएगी देखकर, कि हाइजीन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखेंगे या कितना हाइजीन ये मेंटेन करते हैं। हुँ, तो अगर आप ओरल हाइजीन से रिलेटेड चीज़ों में ये है कि अगर आपके मुँह के अंदर प्लाक जम गया है, प्लाक के साथ में कैल्कुलस हो गया है, सबसे पहले प्लाक जमता है जो एक थिन येलो लेयर होती है। हुँ, अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करें तो वो जमना स्टार्ट हो जाती है। उसके ऊपर फिर धीरे-धीरे मोटी परत बनती जाती है, वो कैल्कुलस का रूप ले लेती है और ये जो प्लाक होता है ये बैक्टीरिया का फेवरेट प्लेस होता है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे अपना एक फोकाई बना लेती है और एक कॉलोनी जैसी डेवलप कर लेती है। हुँ, वो बन जाती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे और किसी दिन जब ये बैक्टीरियल कॉलोनी डिसलॉज होती है और ट्रैवल करती है थ्रू ब्लड स्ट्रीम और ये अगर आपके हार्ट में ज़रूर। जाती है तो ये सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस करके जो एक सेप करके कंडीशन होती है वो ये जनरेट कर देती है एंड दैट विल डैमेज योर हार्ट। ओके। So it is equally important to brush your teeth, to clean your mouth, to keep the मतलब hygiene. हार्ट हेल्थ के लिए भी डेंटल हेल्थ बहुत यस ज़रूरी है। और जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है हुँ, तो कई बार आप देखेंगे कि डेंटल चेयर पे वी डायग्नोज दैट दिस पर्सन इज हैविंग डायबिटीज उनको खुद ही नहीं पता होता है कि आफ्टर लुकिंग एट देयर ओरल कंडीशन हुँ, जिस तरीके के उनके टीथ हो जाते हैं मसूड़े हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं दांत कई बार हुँ, तो उससे पता चल जाता है फिर हम उस पेशेंट को पूछते हैं कि भाई आप जाके एक बार चेकअप करा के आए कि हुँ, आपका ब्लड शुगर चेक कराएं और पता चलता है इनको डायबिटीज़ है तो सिर्फ मुंह की कंडीशन से हमें बहुत सारी चीज़ें प्री डायग्नोसिस हो जाती है जैसे कैंसर हो गया ओरल कैंसर जो हुँ, कि भारत में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हुँ, ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर ही है हमारे यहाँ पे और ओरल कैंसर का सबसे जो मेन कॉज बोलेंगे कारक बोलेंगे वो एक गुटखा चूइंग है अब लोग उसको चू करते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है उन्हें आराम मिलता है उनको लगता है कि दिन में सबसे पहले उठते ही हम गुटखा खाएंगे तो पूरा दिन अच्छा निकलता है पर इस तरीके की हैबिट से जो है वो हमारी दाँत लाइनें तो बननी खराब चालू हो होती है और जाती ख़ास दांत के अलावा जो हुँ, हमारे गाल हैं अंदर से जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं अंदर वो है सब
जो गुलाबी गुलाबी कलर, पिंक एक नेचुरल कलर होता है ना, अंदर हम्म, पिंक कलर होता है हमारे मसूड़ों का, उनका उनमें लाइनें बननी चालू हो जाती है, व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं, मुंह खोलने में दिक्कत होने लग जाती है। हम्म, तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो कई बार प्री कैंसरस लीजन्स हम इनको बोलते हैं। हम्म, कैंसर की शुरुआत वहीं से होती है। तो वो भी जब पेशेंट आता है आपके पास समस्या के साथ में, तब आप देखते हैं कई लोगों को फिर स्पाइसेस खाने से बहुत बर्निंग होने लग जाती है, हम्म। बर्निंग माउथ सिंड्रोम्स हो जाते हैं, ल्यूकोप्लेकिया, लाइकोपेनिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों से होती है। तो इसलिए कैंसर के लिए, ओरल कैंसर के सबसे इम्पोर्टेंट बचाव है कि हम ये चीज़ों को खाना, तंबाकू को, कई लोग मुँह में तंबाकू रखे रहते हैं, चबा के रखते हैं। उसको खैनी बोलते हैं, या हम्म। मतलब इस तरीके से दिन बहुत सारे तरीके से लोग इसको कंज़्यूम करते हैं, जो नहीं करना है। एक बच्चों के अंदर आजकल बहुत सी डेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है। हुँ, एक हुँ। तो किस उम्र से पेरेंट्स बच्चों को ब्रश करना सिखाए और एक कैसे चेकअप कराए, वो एक बार आप प्रोसेस बताएं। जैसे ही बच्चों के अमूमन 6 मंथ्स की एज में प्राइमरी टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, दूध के दाँत। तो जैसे ही पहला दूध का दाँत आता है, तो आप उस बच्चे के दाँत को खुद से सेल्फ क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, कि वो दैट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट विद। उनके लिए एक छोटा-सा फिंगर ब्रश टाइप का आता है, उससे आप उसको हल्के-हल्के से क्लीन करेंगे। फिर जब बच्चा दूध पीता है रात को बॉटल से, कभी भी उसको डायरेक्टली दूध पिला के नहीं सुलाना है, क्योंकि वो जो दूध है वो माउथ में पूल हो जाता है, उसको इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ रात भर रहता है, और अगले फिर वहाँ पे कैरीज़ स्टार्ट हो जाती है। बच्चों में रैम्पेंट कैरीज़ एक बहुत कॉमन समस्या हो जाती है, जिन बच्चों के अंदर दूध पी के सोने की आदत होती है, तो इनिशियली काले रंग का कुछ दिखना चालू होता है एक दाँत के अंदर, और फिर वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे पूरा इन्फेक्शन जो है स्प्रेड हो जाता है। उनको हम रैम्पेंट केरीज़ बोलते हैं। वो बहुत अर्ली स्टेज में बच्चों के डेवलप हो जाती है, जैसे मिल्क टीथ उनके आ जाते हैं। तो हमेशा बच्चों को दूध पिलाने के बाद कुल्ला कराएँ, पानी पानी पिला के ही उनको सुलाना चाहिए। दूसरा, बच्चों में कैविटीज़ की समस्या इसलिए ज़्यादा होती है कि बच्चों को टूथ ब्रशिंग का राइट वे नहीं पता होता कि उन्हें टूथब्रश कैसे करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि पेरेंट गाइडेड टूथ ब्रशिंग बच्चों का होना चाहिए, कि पहले पेरेंट देखें, खुद बच्चों को ब्रश कराएँ। जब वो छोटे होते हैं तो उन्हें खुद ब्रश कराएँ, उनके सारे सरफेसेस टीथ की क्लीन करें, हर एरिया को क्लीन करें, प्रॉपर रिंस कराएँ, कुल्ला कराएँ। उसके बाद में, और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें प्रॉपर टूथ ब्रशिंग गाइड, मतलब कैसे करनी है, टेक्निक्स उनको सिखाई जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कितने मिनट ब्रश कर रहे हैं, कैसे कवर करना है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे चॉकलेट खाते हैं, है ना? मीठा खा के मीठा फिर खाते हैं, ब्रश नहीं करना और फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ये सब कॉज़ेज़ हैं जो कैरीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बढ़ा देते हैं मुँह के अंदर। तो बच्चों को एक बार एक डेंटल विज़िट कराएँ, वहाँ डेंटिस्ट उनको मतलब पूरा एक क्या गाइड सही करे। टाइम होना चाहिए कि ये आप इस साल पहली बार बच्चों के दांतों को दिखाओ? जैसे बच्चा चलने लग जाता है, आप एक बार एक चलने साल का लग गया है, लगभग, या हाँ। उसके 1 साल, 1.5 साल में उसके टीथ आ गए हैं, हुँ, तो एक बार फ्रंट टीथ यूजुअली पहले आते हैं हुँ, हमारे, और एक जो है पीछे के मोलर्स भी बच्चों के आ जाते हैं। हुँ, तो आप पहले उनको खुद देखते रहें बच्चों के में, और जब बच्चा थोड़ा-सा खुद से ब्रशिंग करने लायक हो जाता है, तो हुँ। आप एक बार उसे डेंटिस्ट के पास ले जाएँ। तब तक आपको खुद ब्रश कराना है बच्चे को, और जब बच्चा खुद से अपनी ब्रशिंग स्टार्ट करता है, तब एक बार आप डेंटिस्ट के पास ले जाकर उसकी पूरी काउंसलिंग करवाइए चीज़ों को लेकर। जी, स्माइल एक साफ-सुथरी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। एक आपका फाउंडेशन भी है कुछ ऐसे स्प्रेड स्माइल हाँ करके। जी। अ, तो उसके बारे में बताइए और क्या मतलब बेसिकली आप लोग क्या वर्क कर रहे हैं सोशल कॉज़ के तहत? स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन का पर्पस भी हमारा एक तो ओरल हेल्थ अवेयरनेस से लेकर है, कि हुँ, हम बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर, मेनली हम स्कूल डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स पे इसमें फोकस करते हैं, हुँ, कि उनको हम बताएं कि आपको डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, हमें किस तरीके का खाना लेना है, किस हुँ, तरीके का खाना हमें अवॉइड करना है। तो एक जनरल बच्चों की टीचिंग, काउंसलिंग हम इस माध्यम से करते हैं। दूसरा, हम बच्चों की एजुकेशन को भी इसमें हम सपोर्ट करते हैं फाउंडेशन के थ्रू, कि जो भी बच्चा है, वो एजुकेशन सभी का बेसिक अधिकार है, हुँ। एक राइट है उन बच्चों का। तो जो भी हमारी कोशिश रहती है कि हम इससे जुड़ी चीज़ों को हम कर पाएँ, तो जी, वो तो हम आप कर अभी रहे हैं। पूरे मतलब राजस्थान में वर्क कर रहे जी, हैं? बिल्कुल। ओके, मेरा एक और सवाल कुछ ऐसा हो जैसे है ना डेंटल इम्प्लांट आजकल हुँ, बहुत सी नई-नई
तकनीकें आ रही हैं और नए-नए तरह के टीथ नज़र आ जाते हैं। एक तो मतलब कैसे चुनना चाहिए इनको, कैसे समझना चाहिए और क्या प्रक्रिया होनी चाहिए वो एज़ ए डेंटिस्ट मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हमारे लिए क्या सही रहेगा और कई बार कुछ संकोच में भी रहते हैं, कुछ पूछ भी नहीं पाते कि क्या सही है हमारे लिए? देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका वो इसलिए भी आपके दिमाग में चीज़ें आ रही क्योंकि आजकल जब भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो कोई ना कोई रील ऐसी आ जाएगी जिसमें कोई इन्फ्लुएंसर कुछ चीज़ बता रहा होगा। हाँ, मतलब तो वो बहुत ये जो आसानी से दाँत लगाने का आजकल एक ऐड आता है कि वो समझ नहीं पा रहे लोग। हाँ, कई बार जैसे मुझे भी आके पेशेंट्स दिखाते हैं कि ये टूथ इस तरीके से बना के खुद से और हाँ, लगा रहे हैं। लगा रहे तो हाँ। मैं मुझे मतलब इतना आश्चर्य होता है कि मेडिकल को भी इन्होंने कितना फ़नी और ईज़ी टू एक्सेस कर दिया है कि लोग अब खुद से समझने लग गए। हुँ, देखिए हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान रहते हैं, है ना? तो एक डेंटिस्ट एक प्रॉपर पर्सन है, एक राइट पर्सन है जिसके पास आप जाकर अपनी कोई भी समस्या है तो वो डिस्कस करिए। हुँ, कई बार फ़ोन पे लोग जब आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपके रिसेप्शन पे फ़ोन करके पूछते हैं कि हमें ये समस्या है और कैसे पता चली कि हमने गूगल किया या हुँ, हमने एआई से पूछा कि हमको ये प्रॉब्लम है, एआई ने ये बताया तो उसका खर्चा बता दीजिए। हुँ, ये एक मतलब बहुत ही खराब तरीके का एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए कि आप एआई से अगर डायग्नोसिस करा रहे हैं, तो फिर एक जो हमारे डॉक्टर की इम्पोर्टेंस होती है, वो तो खत्म ही हो जाएगी ना और नहीं कि फिर वो कन्फ्यूज़ भी होते हैं, यार क्या बता रहा है खत्म आपको, आपको कुछ इम्पोर्टेंस पता खत्म नहीं है। हो जाएगी और अब हुँ, जो चीज़ एआई आपको बता रहा है, एआई ने ना तो आपका प्रॉपर तरीके से देखा है, वो आपके कहे गई चीज़ों के हिसाब से वो डायग्नोसिस बना के हुँ, दे रहा है। हुँ, तो डॉक्टर इतने 9-10 साल तक पढ़ाई करके उस चीज़ के बारे में सीख रहा है, उस चीज़ के बारे में और ज्ञान ले रोज़ रहा है और उसको रोज़ डेली प्रैक्टिस में वो देख रहा है। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कंसल्टेशन के पैसे भी देने पड़ेंगे, हुँ, डॉक्टर अपना टाइम भी देना पड़ेगा। तो आप एक ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ को टेक केयर कर रहा है। जो ये हेल्थ आपकी हर तरीके की चीज़ से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को भी डेंटल हेल्थ, ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हुँ, तो हमारा ओवरऑल हेल्थ जो है हमारे ओरल हेल्थ से बहुत जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है क्योंकि बॉडी कनेक्टेड है ना, अलग हुँ, से तो है नहीं। लोगों को लगता है दाँतों का डॉक्टर ही सिर्फ़ दाँतों को हाँ, देखता है, ऐसा नहीं है। दाँतों का डॉक्टर है वो एक स्पेशलिस्ट है, सिर्फ़ इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, लेकिन उसको आपकी पूरी बॉडी के बारे में जानकारी है, उसको ये मालूम है कि इस चीज़ से आपको बॉडी की और क्या-क्या समस्याएँ डेवलप हो सकती है या अगर बॉडी में कोई और समस्या हो रही है, तो उससे क्या उससे फ़र्क आपके पड़े? टीथ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके ओरल हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सब एक डेंटिस्ट को पता होता है। तो एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं, जो पूरी तरीके से अपनी क्वालिफ़िकेशन उसने ली हुई है, तो आप उससे अपनी समस्या को डिस्कस करिए, वो आपको जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो बताएगा, वो आप कराइए और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट प्लान आपको बताया जाता है, वो ट्रीटमेंट प्लान्स के थ्रू आप जाएँगे, तो किसी तरीके का ना कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, ना आपको कोई चीटिंग फ़ेस करनी पड़ेगी, हुँ, ना आपको किसी तरीके का कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फ़ेस करने पड़ेंगे, जो आप कभी इधर से ले रहे हैं, कभी उधर से ले रहे हैं, कभी उधर से ज्ञान ले रहे हैं। हुँ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्ञान लेने के लिए देख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन असली चीज़ को समझने के लिए, अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए आप हमेशा एक चिकित्सक की सलाह पर ही काम करिए। अनुपमा जी इन दिनों स्माइल डिज़ाइन एक एक नया शब्द उभर के आया है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में ये कितना किस तरीके से वर्क कर रहा है और जो टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं उनको किस तरीके से आप लोग सही कर रहे हैं उसके हुँ। बारे में बताइए? देखिए स्माइल डिज़ाइनिंग एक फैंसी टाइप का आपको लग सकता है कि वर्ड है, पर एक्चुअली जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं, वो आपके स्माइल को आपके फेस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। हुँ, जैसे हमारे फेस के अलग-अलग शेप होते हैं, तो एक गोल्डन प्रपोर्शन होता है हुँ, हमारे टीथ का भी, कि हमारे जो सेंट्रल इंसाइज़र्स है, उनका साइज़ ये होना चाहिए, फिर लेटरल इंसाइज़र्स का साइज़ ये होना चाहिए, कैनाइन्स का साइज़ ये होना चाहिए। तो एक प्रॉपर जो आइडियल स्माइल की हम बात करते हुँ, हैं, हुँ, तो कई लोग जैसे सेलिब्रिटी स्पेशली सेलिब्रिटीज़ हो गए या जो शोबिज़ में होते हैं और आजकल तो इनफैक्ट जनरली भी प्री वेडिंग के तौर पे भी हुँ, लोग आते हैं इन चीज़ों को कराने के लिए, तो क्योंकि हर कोई अपनी स्माइल को परफेक्ट चाहता है। अब आप हँसेंगे, आपकी स्माइल अच्छी होगी तो आपको मतलब
हँसना भी अच्छा लगेगा। मैंने तो कई लोग ऐसे देखे हैं, पेशेंट्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि बहुत हेजिटेशन होती है हँसने में, हाँ, स्माइल मतलब करने में, फ़ोटो में क्योंकि वो अपना मुँह बंद कर लेते हैं, खोल के बिल्कुल नहीं बंद कर क्योंकि लेते हैं, हँसना नहीं चाहते क्योंकि हाँ, या तो एक दाँत दूसरे के ऊपर चढ़ा या होगा, बाहर निकला हुआ या होगा। बाहर निकला होगा, या हुँ, दाँतों में गैप होगा, हुँ, या फिर मसूड़े विज़िबल होंगे, हँसते टाइम मसूड़े दिखते हैं कई लोगों के। हुँ, तो ये एक मतलब ऐसी चीज़ है जो लोग पूछते हैं कराएँ? अरे! अगर इस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, आप खुलकर हँस पा रहे हैं, खुलकर बात कर पा रहे हैं, तो हुँ, बिल्कुल कराना चाहिए। जो भी चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में आपके कॉन्फिडेंस को कम करती है, उस हुँ, चीज़ को कराने में किसी तरीके की ना कोई शर्म है, और उसको ज़रूर कराना चाहिए। तो स्माइल डिज़ाइनिंग में हम जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि मुझे दाँत जो है थोड़े से साइज़ इसका बड़ा है और इसका छोटा है। हुँ, तो ये दाँत थोड़ा दबा-दबा लगता है, स्माइल करती हूँ तो एक प्रॉपर नहीं आती। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि डिजिटल उनका एक स्कैन करते हैं। ओके। डिजिटल स्कैन करने के बाद में उनका एक मॉकअप करवाते हैं कि ये साइज़ कैसा रहेगा। फिर उनको एक मॉकअप ट्रायल देते हैं हुँ, कि अब आप देखिए इसमें आपको कैसा ठीक लग रहा है। तो वो मॉकअप ट्रायल के बाद में जब पेशेंट ओके करता है उसको, हुँ, हुँ, तो हम उसको उसी के पसंद के शेड के हिसाब से, मतलब अगर पेशेंट चाहता है कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि मुझे थोड़े येलोइश टीथ लगते हैं, हुँ, या मेरे दांतों में फ्लोरोसिस हो रखा है। हुँ, फ्लोरोसिस क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो शेखावटी बेल्ट है, तो हुँ, वहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हुँ, रहती हुँ, है। हुँ, तो इस वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बच्चों में, प्रेगनेंसी के टाइम से वो पानी पीने की वजह से बचपन में जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो उसी तरीके के स्टेन्स के साथ में बच्चे आते हैं, और वो स्टेन बदरंग बहुत ज़्यादा दिखता है। हुँ, तो उससे वो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही उन लोगों में नहीं रहता। प्लस वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, वैसे पाउडरी उनका टेक्सचर हो जाता है दाँत का भी। तो उस तरीके के अलग हैं। फिर जैसे मॉडल्स आती हैं, मॉडल्स को चाहिए कि मुझे अपने टीथ में ये थोड़ा-सा रोटेटेड है, मुझे उसे ब्रेसेस नहीं लगवाने हैं, हल्का हाँ। रोटेशन हो रखा है और मैं इतना लंबा प्रोसीजर नहीं कराना चाहती हूँ, या सेलिब्रिटीज़ होते हैं कि वो आप ना वन सिटिंग में करें। मैं वही पूछना चाह रही थी क्योंकि इनमें टाइम बहुत लगता है, 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 साल लगता है। जी। तो अगर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो फिर जल्दी जी, कैसे ये संभव मैं हो रहा है? आपको वही बता रही थी कि हुँ, जो पेशेंट्स जो लोग नहीं चाहते कि हम लंबे प्रोसीजर्स पे जाएँ जिसमें हम अलाइनर्स लगाएँ या हम, तो हुँ, उसके लिए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री दी बेस्ट ऑप्शन होता हुँ, है। हुँ, उसमें हम पेशेंट के जो पर्टिकुलर टूथ है, हुँ, उसको हम मोल्ड करके, मतलब मॉडिफाई करके, उसको अकॉर्डिंगली शेप करके, उसपे हम उनको वेनियर्स देते हैं। हुँ। डेंटल वेनियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हैं आजकल, और डेंटल वेनियर्स से एकदम आपका स्माइल बहुत सुंदर हो जाता तो वो है। क्या होते हैं? हाँ, डेंटल वेनियर्स में क्या होता है, एक थिन शेल होती है हुँ, सेरेमिक की, जो हुँ, सेरेमिक प्रोडक्ट आता है उसकी एक थिन शेल होती है। तो हम बहुत कम आपके दाँत की सरफेस को रिमूव करके, बहुत मिनिमल प्रिपरेशन करके आपके हुँ, दाँत की वो डेंटल वेनियर्स आपको देते हैं। वो डेंटल वेनियर्स उसपे स्टिक कर देते हैं। हुँ, तो उससे आपका जो एकदम लुक होता है वो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। जो मतलब आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इस तरीके की स्माइल मैं अचीव कर सकती हूँ, वो हुँ, एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। चाहे वो शेड हो टूथ का, चाहे वो शेप हो टूथ का, तो हम माइनर करेक्शंस बहुत ईज़िली उससे कर लेते हैं। कई बार थोड़ा ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन होता है तो हमें उसमें इंटेंशनल रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है टूथ हुँ, का, कि रूट कैनाल में हम, अगर आपको ध्यान होगा तो हम उसमें जो पल्प होता है अंदर, जो हुँ, जिसको नस बोलते हुँ, हैं हुँ, जनरल भाषा में, एक नस होती है दाँत की, उस नस को रिमूव करके उसको इनर्ट मटेरियल से फिल करके और फिर उसके ऊपर हम मॉडिफ़िकेशन करते हैं, तो पेशेंट को सेंसिटिविटी नहीं होती है फिर। और फिर उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर टूथ को जो है सेट कर देते हैं और वो बहुत सुंदर उसमें एक स्माइल बन जाती है। तो ये स्माइल डिज़ाइनिंग का प्रोसीजर हो गया। उसके अलावा ऑल सिरेमिक क्राउन्स होते हैं, जब ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन होते हैं तो हमें विनियर की जगह डेंटल क्राउन्स जो पूरी सरफेस को कवर करते हैं वो देने हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ, फिर हम अलाइनर्स पे आते हैं, तो आजकल ब्रेसेस की जगह लोग अलाइनर्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। अब अलाइनर्स जो होते हैं वो एक ट्रे होती है, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है, जो कि जब भी दाँतों में थोड़ा टेढ़े-मेढ़े है, माइनर करेक्शंस करने हैं, तो लोगों के लिए वो ट्रे पहनना बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि ब्रेसेस में थोड़ा खाने में दिक्कत हो जाती है, फूड हुँ, लॉजमेंट हो जाता है हुँ, हुँ, और कुछ रेस्ट्रिक्शंस ब्रेसेस के साथ में होते हैं, तो बच्चों को कई बार वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हुँ, तो उनको फिर वो जो लोग अलाइनर्स चूज़ करते हैं, पर अलाइनर्स की एक लिमिट होती है कि वो इतने लेवल तक के टीथ को करेक्ट कर पाएगा, और जो जहाँ ज़्यादा माल अलाइनमेंट होता है, जहाँ ज़्यादा मैलिक्लूज़न होता है, वहाँ पर फिर ब्रेसेस ही यूज़ करते हैं। ब्रेसेस में भी ऑप्शन होते हैं कि एक
नॉर्मल मेटेलिक कलर के ब्रेसेस होते हैं, कोई सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं जो टूथ के कलर के होते हैं, तो दिखने में वो ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अब डेंटिस्ट का मतलब सिर्फ ये लोगों के मन में आता है कि दांत उखाड़ेगा या या उसको दांत सही कर में हाँ। रूट कैनाल करेगा हुँ, या दांत में कोई सर्जरी करेगा, वो नहीं है। आप कॉस्मेटिक डेंटिस्ट इनके इसके अलावा जिन लोगों को गमी स्माइल की प्रॉब्लम होती है, कई लोग हँसते हैं तो गम्स दिखते हैं, हुँ, तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम बोटॉक्स लगा के पेशेंट का जो गमी स्माइल है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और हुँ, वो जब स्माइल करेगा तो नॉर्मल उसका टीथ ही विजिबल होंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारे दाँतों में गैप्स होते हैं, जो हुँ, मसूड़ा और जो दाँत होता है, उनके बीच में एक खाली जगह सी दिखती है। हुँ, तो 2 दाँतों के बीच में अगर आप देखेंगे तो मसूड़े से वो भरी होती है, पर कई बार वो खाली होती है तो एक बीच में गैप दिखता है जो अच्छा नहीं लगता है। हुँ, तो उस गैप के लिए भी हम डेंटल मतलब डर्मा फिलर्स आते हैं, वो फिलर्स यूज़ करके उन गैप्स को हम फिल कर सकते हैं। आजकल जो है साथ में फिलर्स हो गए हैं, बोटॉक्स हो गए हैं और भी चीज़ें हैं जो टूथ ज्वेलरी जो होती है, टूथ ज्वेलरी में हम एक डायमंड होता है, कई लोगों अच्छा। को लगता है हम हँसें तो वो स्पार्कल करना चाहिए, तो हुँ, वो टूथ ज्वेलरी जो है वो भी हम टूथ के ऊपर लगाते हैं। स्पेशली प्री वेडिंग ब्राइडल उसके अंदर हम ये हुँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। एक चीज़ बताइए, जैसे ना एक आम धारणा रहती है कि अगर हम यंग हैं तो हम अपने दाँतों को सही करवा सकते हैं। लेकिन अगर कोई 40 या 45 या 50 में अपने दाँतों को हुँ, एक हुँ। ये होता है कि दाँत खराब हो गए तो हम एक दूसरे दाँत लगवाते हैं, वो हुँ, चीज़ नहीं। अपने ही दाँतों को वो किस हुँ। तरीके से और जो आप बता रहे हैं स्माइल वो एक बेटर ले सकते हैं। क्या 50 के बाद भी ये पॉसिबल है? हाँ, देखिए अभी रिसेंटली एक बहुत स्मार्ट लेडी आई थी और वो मुझसे यही पूछ रही थी कि मैं 50 प्लस हूँ हुँ, और मेरे दोनों दाँतों में गैप है, हुँ, तो मुझे अब ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए नहीं। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप ये ट्रीटमेंट क्यों कराना चाहती हैं? पहले आप हुँ, ये बताएँ। हुँ, तो शी सेड कि मुझे कॉन्फिडेंस फ़ील होगा स्माइल करूँगी, तो मुझे गैप अच्छा नहीं लगता। हुँ, तो मैंने कहा जब आप खुद ही इस चीज़ का आंसर जानते हैं कि आपको क्यों कराना चाहिए, तो जो आपके मन में है, मैंने कहा ऐज तो कोई मैटर ही नहीं है, यू हैव एब्सोल्यूटली हेल्दी टीथ, हुँ, गम्स आपके हेल्दी हैं, टीथ आपके हेल्दी हैं, 50 कोई बहुत ऐसी एज नहीं होती है हुँ, हुँ, और किसी भी एज में हो, अगर आप बड़े भी एज में तो कई लोग सोचते हैं दाँत निकल गया, हुँ, इम्प्लांट क्यों लगवाएँ? हुँ, आप इम्प्लांट लगवाएँगे, खाने में हेल्प करेगा। आप ये देखिए कि जिन लोगों के दाँत निकल जाते हैं ना अर्ली एज में, हुँ, उनका ये जो एरिया होता है, वर्टिकल लेंथ जिसे हम बोलते हैं, एक हाइट जो होती है वर्टिकल हुँ। हाइट, वो कम हो जाती है। तो यहाँ झुर्रियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं फेस के ऊपर। ये जो हुँ। फेस भरा-भरा लगता है, आपका लुक भी चेंज हो जाता है जब अगर दाँत ये नहीं तो आप सोचिए ना अगर आपके दाँत नहीं रहेंगे, हुँ, तो हाइट कम हो गई ना इसकी, हाइट कम हो गई तो ये नैरो हो जाएगा, तो हुँ, आप समय से पहले बूढ़े दिखने लगेंगे। हुँ, ऐसा बहुत लोगों को होता है जो दाँतों को अपने सोचते हैं कि इधर से खा रहे हैं, काम चल रहा है, इधर का निकल गया तो चलो इधर से खा लेते हैं, इधर का निकल गया इधर से ये खा लेते दाँतों को हैं। लेके सबसे ज़्यादा लापरवाही है। बहुत ज़्यादा लापरवाही हुँ, है। लेकिन ये जो पीछे के दाँत है स्पेशली, आपका खाने का 80% लोड यही दाँत लेते हैं। हुँ, 80% हम इन्हीं से ही खाते हैं, इन्हीं से हम चबाते हैं। हुँ, हमारी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर काम करती हैं क्योंकि हमारे मुँह में दाँत होते हैं। नहीं तो ये मसल्स भी प्रॉपर काम नहीं करेंगी, आपको यहाँ पे पेन टीएमजे पेन की समस्या चालू हो जाएगी। हुँ, तो मतलब एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज़ होते हैं जिसके बारे में पेशेंट को आइडिया नहीं होता। फिर वो डेंटिस्ट को छोड़ के बहुत सारे अलग-अलग विशेषज्ञों के पास में सलाह लेने जाते हैं, पर हुँ, रूट कॉज़ की तरफ वो ध्यान नहीं देते। कई बार ट्रॉमा हो जाता है लोगों में। बचपन में एक बहुत कॉमन समस्या मैं बताती हूँ। एक बच्चा है 8-10 साल का प्लेग्राउंड में गया है, हुँ, गिर गया है, मुँह के बल गिर गया है, दाँत निकल गया। दाँत निकल गया, मुँह हाथ के अंदर दाँत आ गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो स्कूलों में भी बताई जानी चाहिए सबको कि जब आपका दाँत ऐसे नॉकआउट हो जाता है, उसको हम अबल्शन बोलते हैं। वो हुँ, दाँत निकल गया है, उस दाँत को उसकी जड़ से यानी रूट से कभी नहीं होल्ड करना है। हुँ, उसको उसके जो क्राउन विज़िबल पोर्शन है, उससे हुँ, होल्ड करके उसको लेकर आप सीधे डेंटिस्ट के पास जितनी जल्दी हो सके जाएँ, क्योंकि हुँ, वो दाँत वापस से री-इम्प्लांट हो जाता है। हुँ, ये बात ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहती है। हाँ, ये दाँत री-इम्प्लांट हो जाता है। लाइफ़ लॉन्ग जिस दाँत के बिना आपको जीवन काटना रहेगा या हुँ, उसकी जगह आपको इम्प्लांट लगाना रहेगा। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए दाँत जो हैं प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न जैसे-जैसे आपके दाँत रहेंगे आपके मैंडिबल और मैक्सिला ये जो आपका जबड़ा है इसकी ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी। हुँ, अगर आपका कोई दाँत निकल गया तो आप देखेंगे कि इधर के दाँत इधर शिफ्ट हो गए।
क्योंकि दांत शिफ्ट होते हैं, अब इधर के मिड लाइन शिफ्ट हो गई, आपका पूरा लुक खराब हो गया। यहाँ पे जो है वो आपका तालू जिसे बोलते हैं पैलेट, वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके सारे दांत होंगे तो वो नॉर्मल ग्रो करेगा, अगर आपके दांत निकल जाएंगे तो नैरो हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, हाई हो जाएगा पैलेट। तो आपका जो लुक है ना ये, जिसमें हम कई बार देखते हैं जब इस तरीके से जबड़ा पीछे रहता है, या जो नॉर्मल प्रोफाइल नहीं लगता है, कई बार ना नॉर्मल प्रोफाइल नजर नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि दांतों की समस्या आपकी बचपन में हुई होगी और जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाती है, वो रुक जाती है वहां से, या धीमी ग्रोथ हो जाती है। तो बच्चों को लेकर बहुत अलर्ट रहना चाहिए। इनफैक्ट कई बच्चे जो है अंगूठा चूसते हैं, अब अंगूठा चूसते हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कैसे छुड़ाएं, पर उनको मालूम नहीं होता कि डेंटिस्ट के पास में एक अप्लायंस डेंटिस्ट देता है जिससे कि बच्चे का अंगूठा एक दिन में ही छुड़ाया जा सकता है। और अंगूठा चूसने की वजह से ये अंगूठा प्रेशर लगाता है अपने तालू पे, तो वो तालू जो है हाई हो जाता है, वही नैरो हो जाता है, तो बच्चे का ये जो स्प्रेड होता है प्रोफाइल वो नैरो बन जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो दांतों से जुड़ी हैं, इनके बारे में अवेयरनेस कम होती है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, हमें एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों को लेकर इन चीज़ों के लिए। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को भी, खासकर ओरल हेल्थ को लेके आपने काफ़ी कुछ बताया। कंज्यूमर्स को भी बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे समझ रहे। धन्यवाद मैम।